अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू करेट शॉट। आज हम पढ़ने वाले हैं MGT211 के लेक्चर नंबर 1 को, क्योंकि इसकी भी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसके कोई प्रॉपर लेक्चर्स नहीं हैं। इवन व्यू पे जो लेक्चर्स हैं वो हैंडआउट से मैच ही नहीं करते हैं, और जो स्लाइड्स हैं वो भी किसी चीज़ से मैच ही नहीं करती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने में आ रहा था स्टूडेंट्स को। तो इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि MGT211 के लेक्चर्स बनाना स्टार्ट करती हूँ। सोशियोलॉजी के भी इंशाल्लाह बनाऊँगी। तो इसमें हम देख लेते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरह हम पढ़ेंगे। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। अच्छा जी, हमने स्टार्ट करना है कॉन्सेप्ट ऑफ बिज़नेस से। ये एडिटेड फॉर्म में नहीं है, मैं उन्हीं हैंडआउट्स को आपको समझाऊंगी अच्छे तरीके से। कोशिश करूँगी कि आपको समझ आ जाए। अच्छा जी, बिज़नेस को अगर आप आम अल्फाज में समझाने की या किसी को खुद समझने की कोशिश करेंगे तो आप ऐसे ही समझेंगे कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इंसान करता है, वो किसी भी किस्म की एक्टिविटी हो सकती है। सेल परचेज़ है, वो कुछ कुछ भी है, ठीक है। और वो उसका मकसद क्या है कि वो उससे पैसा हासिल कर सके, मनी कमा सके, प्रॉफिट कमा सके। दूसरे अल्फाज में वो कहते हैं कि बिज़नेस जो है वो ऐसी एक्टिविटी है जो कि डेली बेसिस पे गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, ताकि क्या हासिल हो सके, उसको प्रॉफिट हासिल हो सके। ये तो हमारे पास हो गए आम अल्फाज के। हम कहते हैं कि जी कोई भी एक्टिविटी जो इंसान पैसा कमाने के लिए कर रहा है, किसी भी किस्म का सेल परचेज जो इंसान कर रहा है और उससे पैसा कमा रहा है, वो उसके आ जाता है प्रॉफिट में। अच्छा जी, हमारे पास 3 डेफिनेशंस यहाँ पे उन्होंने दी हैं, LH हैने की, जेम्स स्टीफेंसन की और BW विलर की, ठीक है। आपको जो सी भी डेफिनेशन एक प्रॉपर वर्डिंग में ठीक लगती है आप उसको याद कर सकते हैं। मैं आपको तीनों पढ़ के समझा देती हूँ। बिजनेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटीज़ डायरेक्टेड टूवर्ड प्रोवाइडिंग और रिक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। बिज़नेस कोई भी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी के तौर पर डिफ़ाइन किया जा सकता है जो कि पैसा कमाने और चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त से ताल्लुक़ रखती है। ये LH हैनी ने कहा है आपको। जेम्स स्टीफेंसन कहते हैं एवरी ह्यूमन एक्टिविटी विच इज़ इंगेज्ड इन फॉर द सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट में बी कॉल्ड बिज़नेस। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाए वो आपका बिज़नेस है। और PH विलर क्या कहते हैं, एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन। कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन, ये इंसान की एक्टिविटी की फॉर्म में डिफ़ाइन नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है सोसाइटी को प्रॉफिट गेन करने के लिए, वो क्या कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है। अच्छा जी, अब बिज़नेस की उन्होंने हमें एक स्ट्रक्चर डायग्राम दिखाई है कि हमारे पास बिज़नेस है, वो उसमें पहले क्या हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, ठीक है, फिर पैसा आ रहा है, फिर बाइंग सेलिंग हो रही है, और फिर ये इस तरह पूरा बिज़नेस का साइकिल चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से। अब हम इसके देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो आगे हमें इस पूरी बिज़नेस स्टडीज़ में सुनने को मिलेंगी, तो हमें पता होना चाहिए। अच्छा जी, आपका कैपिटल क्या होता है, ठीक है। कैपिटल आपका होता है जो भी इंडस्ट्री में आपकी मशीनरी, जो भी चीज़ें यूज़ होनी है ना आपके बिज़नेस में, वो आपके आ जाती हैं कैपिटल में, ठीक है। लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिज़नेस, ज़ाहिर है बुनियाद है। जब आपके पास, अगर आपने कोई चीज़ बनाने की फैक्ट्री बनाए, सोचा है कि मैं ये चीज़ प्रोड्यूस करूँगा, तो अगर आपके पास उसको प्रोड्यूस करने का कोई तरीका ही नहीं है तो आप के बिज़नेस में जान कैसे आएगी। इसलिए कैपिटल जो है वो लाइफ ब्लड कहा जाता है बिज़नेस का। लोन्स भी लेते हैं लोग मुख्तलिफ, ताकि जो है वो सही तरह से अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकें, सेटअप कर सकें। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, अच्छा जी, ये यूटिलिटी क्या होती है, हमने यूटिलिटी स्टोर के बारे में भी सुना होगा। ये होती है रोज़मर्रा की इंसानी ज़रूरियात, ठीक है। बिज़नेस मोस्टली जो है वो इसी तरह होते हैं जिसमें इंसान की ज़रूरियात की चीज़ें बनाई जाती हैं। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, हर बिज़नेस जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज को की ख़रीदो फरोख्त में ही काम करता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, किसी भी इंसान ने अगर बिज़नेस स्टार्ट किया है,
लेट्स सपोज आज मैंने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है तो मैं वहाँ पे वर्कर्स रखूँगी, मैं मैनेजमेंट स्टाफ रखूँगी, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अलहदा होगा। तो आप ये सोचेंगे कितने सारे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इस्लामिक प्रोसेस क्या है जी? हम एक मुस्लिम कंट्री से ताल्लुक़ रखते हुए हमारा बिज़नेस इस्लामिक टर्म्स एंड कंडीशंस में होना चाहिए, ठीक है। और वो रिस्क हलाल होना चाहिए, ठीक है। इस्लामिक प्रोसेस का अगर बात हो रही है तो ये है कि आप बिज़नेस से जो रिस्क कमा रहे हैं वो रिस्क हलाल है। मोटिव जो है वो बिज़नेसेस के यही होते हैं कि आप प्रॉफिट अर्न कर सकें, इसमें कोई मुख्तलिफ मोटिव नहीं आपको नज़र आता। ऑर्गेनाइजेशन, एवरी बिजनेस नीड्स एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स सक्सेसफुल वर्किंग। अ प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन इज़ हेल्पफुल इन द स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस एंड अचीविंग द प्रोजेक्ट्स। अच्छा जी, ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं कि आपको अब बिज़नेस इस तरह तो नहीं चल सकता कि अगर आपने सिर्फ 4 लोग बिठाए हैं और वो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो आपका बिज़नेस है, नहीं। आपको उसमें हर तरह के स्टाफ की ज़रूरत है। उसमें आपको वर्कर मज़दूर से लेके आपको मैनेजर चाहिए, उसमें आपको फाइनेंशियल स्टाफ हैंडल करने वाला इंसान चाहिए। मतलब आपको उसको पूरी तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। प्रोडक्शन और परचेज़ ऑफ गुड्स, बिजनेसमैन का काम ही ये होता है कि या तो वो अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस करे, इंसान की बेसिक यूटिलिटीज़ प्रोड्यूस करे, या जो है वो क्या करे कि वो कोई चीज़ें ख़रीदे और उनको आगे बेचे, या जो है वो कोई चीज़ें ख़रीद कर उनको और मॉडिफाई कर कर बनाए। यही बिजनेसमैन का काम होता है। रेगुलर ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं जी? Business has a nature of regular dealing and series of transactions. So in business, only those transactions included which have regularity and continuity. बेसिकली ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं कि आप जो बिजनेसमैन, जो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनकी डेली बेसिस पे उनके ऑर्डर पास होते हैं, उनकी डिलीवरीज होती हैं, उनके बड़े बड़े चेक्स आते हैं, उनकी ट्रांजैक्शंस होती हैं। और बिज़नेस के काम में तो आपको डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस चाहिए। आपको अपने बिज़नेस को रन करना है, आपको वर्कर्स को पे देनी है, आपने लगातार धड़ाधड़ ट्रांजैक्शंस करनी है, तो वो रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी उसकी ज़रूरी है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी क्या होती है कि बिज़नेस में कभी भी आपको ये फेलियर का रिस्क होता है कि कभी भी आपका बिज़नेस पूरी तरह ठप हो जाता है। आपके सामने लिविंग एग्जांपल्स हैं कि कभी फैक्ट्रीज़ में आग लग जाती है, कभी कभी वर्कर स्ट्राइक पे चले जाते हैं। मतलब किसी भी किस्म का रिस्क एक बिजनेसमैन को देखने को कभी भी मिल सकता है। सेल और ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, सॉरी, अच्छा जी, बिज़नेस में आपको ये फ़ायदा होता है कि आप किसी भी टाइम पे आप अपनी कंपनी, आपकी इंडस्ट्री, आपका जो भी मामला है, आप उसको बेचकर आप जा सकते हैं। आप अपने बेटे के नाम कराना चाहते हैं, अपनी बीवी के नाम कराना चाहते हैं, आपका बिज़नेस आप इजीली कर सकते हैं। सोशल वेलफेयर इस सेंस में बिज़नेस से हो जाता है कि लोगों को रोज़गार मिलता है, और अगर अच्छी चीज़ें ज़्यादा मिक़दार में प्रोड्यूस होने लग जाती हैं तो वो लो कॉस्ट पे बिकती हैं और लोगों का फ़ायदा होता है। नेचर ऑफ बिज़नेस में मतलब आपको बिज़नेस के सारे पॉइंट समझाए जा रहे हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि आप नेचर ऑफ बिज़नेस पे 5 पॉइंट्स लिखें, या आपसे जो यहाँ पे ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस के बारे में कहा गया था उसके बारे में आप 5 पॉइंट्स लिखें। तो आपको ये 5 ज़ुबानी याद होने चाहिए, ठीक है, कोई से 5। और वैसे भी आपको इनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि आपसे पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी क्या है। ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। बिज़नेस जो है वो क्या है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि उसका ताल्लुक ही पैसा बनाने से है, वेल्थ से है, ठीक है। तो वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी कैसे है वो, क्योंकि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है या पैसा बनाया जा रहा है या चीज़ें बनाई जा रही हैं तो एक इंसान बना रहा है, तो वो ह्यूमन एक्टिविटी हो गई। सोशल प्रोसेस कैसे है कि ज़ाहिर है बहुत सारे लोग मिल बैठ के कोई काम करते हैं तभी जो है वो कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है। उसमें काफ़ी सारे लोग होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट पोस्ट पे, और उनकी आपस में मीटिंग्स और आपस में सोशल इंटरेक्शंस होते हैं। सिस्टम भी आपको यही बात समझ आती है कि बिज़नेस में एक सिस्टम होता है, चाहे वो किसी भी लेवल का बिज़नेस हो, वो एक सिस्टम के तहत ही चलता है, वेल प्लान्ड होता है, वेल इस्टेब्लिश्ड होता है। अगर नहीं होगा तो बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, अब देखते हैं कंपोनेंट्स एंड स्कोप ऑफ बिज़नेस। ठीक है जी, बिज़नेस को एक दफ़ा फिर ऊपर इन्होंने डिफ़ाइन किया है, उसको आप इग्नोर करें। कंपोनेंट्स ऑफ बिज़नेस, ठीक है। बिज़नेस के 2 कंपोनेंट्स हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स।
इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली क्या होती है, ये आपकी रिलेटेड होती है जिसमें गुड्स और सर्विसेज बनाई जा रही होती हैं, ठीक है। या तो उनको बिल्कुल फाइनल स्टेज में कन्वर्ट किया जा रहा होता है या सेमी फाइनल स्टेज में कन्वर्ट किया जा रहा होता है। मतलब हम फिर कोई एक, आप कह सकते हैं, स्क्रैच से हम कोई चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसको बेहतर शक्ल देने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो हम क्या करें, वो काम हम करते हैं इंडस्ट्रीज़ में करते हैं। इंडस्ट्रीज़ दो तरह की होती हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़। मज़ीद टाइप्स दी हैं प्राइमरी में एक्सट्रैक्शन एंड जेनेटिक्स की और सेकेंडरी में कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज की। अच्छा जी, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करती हैं जी, सॉरी, कोई भी मटेरियल लेती हैं स्क्रैच से और उसकी एक रॉ फॉर्म तैयार करती हैं, ठीक है। मतलब ये कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई जैसे दरख्तों से लकड़ी काट कर लाते हैं, उस लकड़ी को थोड़ा जो है वो क्लीन किया जाता है, उसको उसको किसी शेप में दिया जाता है, और बस एक इंडस्ट्री है और उसमें यही काम हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, आपकी हो गई प्राइमरी इंडस्ट्री हो गई, क्योंकि इसमें सिर्फ इतना हो रहा है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में बीच में टाइप्स आपको समझाऊंगी। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो हो गई कि जैसे अगर उस लकड़ी को किसी और ने मुझसे ख़रीदा और उसने अपनी इंडस्ट्री में उसका सोफ़ा और बेड बनाना शुरू कर दिया, एक फ़ाइनल फुल एंड फाइनल स्टेज बना दिया उसने चीज़ की, वो क्या कर रहा है, सेकेंडरी इंडस्ट्री की एग्जांपल हो गई है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज़ और जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो बिल्कुल अर्थ सोर्सेज से चीज़ें लेकर आती हैं, ठीक है। मतलब जैसे ऑयल निकाल लिया, अब ऑयल से मज़ीद इतनी चीज़ें बन जाती हैं, गैस है, गैस से मज़ीद इतनी चीज़ें बन जाती हैं, कोल है, तो कोल भी अब आपको पता है कि मज़ीद कोल एक अगर कोल को रिफ़ाइन कर रही है एक फैक्ट इंडस्ट्री, तो दूसरी इंडस्ट्रीज़ उस कोल को यूज़ करके ईंटें बना रही है या कोई और लेट्स सपोज काम कर रही है, तो वो ये जो है वो एक्सट्रैक्शन की इंडस्ट्री जो हो गई, ये प्राइमरी हो गई। जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं जी, जो कि क्रॉस ब्रीडिंग टाइप कराती हैं, पोल्ट्री फार्म्स हैं, डेयरी फार्म्स हैं, प्लांट्स हैं, नर्सरीज टाइप की चीज़ें। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में आपको समझा चुकी हूँ, अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज़ को अगर देखा जाए तो ये होती हैं जैसे बिल्डिंग्स हैं, कनाल्स हैं, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं। अब आप इसमें देखें कि अगर आप ईंटें इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपके पास प्राइमरी इंडस्ट्री से आ रही हैं। अगर आप जो है वो सरिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपके पास प्राइमरी इंडस्ट्री से आ रहा है। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री जो है ये सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ गई। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या हो गई, जो कि टेक्सटाइल मिल्स हैं, शुगर मिल्स हैं। अब आपके पास टेक्सटाइल में भी जो वो कपड़ा लाया जाता है और उसका धागा बनाया जाता है, ये सारा काम जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्री में होता है, और उसके बाद उसको प्रॉपर प्रिंट्स और कपड़ों में कन्वर्ट किया जाता है, वो आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री में हो रहा है। सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ ये क्या होती हैं, मतलब ये कि आपने लेट्स सपोज जैसे सर्वेंट प्रोवाइडर्स होते हैं, ड्राइवर प्रोवाइडर्स होते हैं, रेंट ए कार टाइप लोग जो होते हैं, ये सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ हैं बेसिकली। कि अगर जो है वो बहुत सारे मैंने लेट्स सपोज़ कि मैंने बहुत सारे सर्वेंट्स हायर कर लिए हैं, काम वाले जो होते हैं जो सफाइयाँ घर की करते हैं वो हायर कर लिए हैं, या सिक्योरिटी गार्ड्स हायर कर लिए हैं, और वो मैंने अपने, अब जिसे भी सिक्योरिटी गार्ड्स की ज़रूरत है वो मुझसे कांटेक्ट करेगा और मैं एक सिक्योरिटी गार्ड उनको अपने प्रॉफिट पे भेज दूँगी, और वो जो अर्न करेगा उसमें से हाफ मेरा, या जितना भी 60-40 का शेयर होगा वो होगा। कॉमर्स क्या होता है जी, ये वो काम है जो कि गुड्स के बनने के बाद होता है। मतलब चीज़ों को कहाँ पहुँचाना है, कहाँ लेके जाना है, किसने लेके जाना है, ये सारा आपका जो है ये ताल्लुक़ होता है कॉमर्स में। Commercial occupations deals with the buying and selling of goods, the exchange of commodities and distributions of the finished goods। ठीक है जी, समझ आ गई है कि कमर्शियल ऑक्यूपेशंस जो है ये बेसिकली बाइंग, सेलिंग और एक्सचेंज से ताल्लुक़ रखता है। मतलब चीज़ें बन गई, उसके बाद उन्हें बेचना कहाँ है, ख़रीदना कहाँ से है, किसी से एक्सचेंज करना है, या उन्हें बांटना कहाँ है, ठीक है जी। तो ये ताल्लुक़ है उसका। अब आगे देखते हैं स्कोप ऑफ कॉमर्स का। आई एम रियली सॉरी, लेक्चर्स काफ़ी लेंथी हैं, मैं बहुत शॉर्ट कवर कर रही हूँ, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। ट्रेड क्या है जी,
ट्रेड हमारे पास बेसिक सिंपली हमें पता है, हमने सुना है पहले भी कि इसमें ट्रांसफरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स की जाती है टू द डिफरेंट पर्सनस एंड टू द डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। एक चैनल में ट्रेड हो रही होती है कि मैंने यहाँ से सामान उठाया, मैंने इसे इसको प्रोवाइड किया, उसने आगे मज़ीद इसको प्रोवाइड किया, तो ये चीज़ आपकी ट्रेड में आ जाती है। होम ट्रेड भी होती है, होम ट्रेड भी होती है एंड फॉरेन ट्रेड भी होती है। होलसेल ट्रेड होती है, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होम ट्रेड होती है जी बिल्कुल डोमेस्टिक लोकल लेवल पे जो होती है वो आपकी होम ट्रेड होती है, ठीक है। जो कि इनसाइड द बेसिकली कंट्री हो रही होती है ना, वो होम ट्रेड होती है। और जो आपकी होती है फॉरेन ट्रेड, ये आपके मुल्कों से बाहर ट्रेड हो रही होती है। अब होम ट्रेड में आपकी होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड आ जाती है। होलसेल मार्केट्स हमने और रिटेल मार्केट्स के बारे में वैसे बहुत दफ़ा सुना है, पर शायद गौर नहीं किया होगा। होलसेल में क्यों कहा जाता है कि हम ये होलसेल से ये चीज़ हमें सस्ती मिल जाएगी। होलसेल वाले वो होते हैं जो डायरेक्ट इंडस्ट्री से चीज़ें उठा कर लाते हैं और कम प्रॉफिट रख कर, कम टैक्स रख कर उन चीज़ों को बेचते हैं, ठीक है। रिटेल ट्रेड वाले वो होते हैं जो शॉपकीपर्स प्रॉपर हमें देखने में मिलते हैं। अब जैसे पैम्पर्स हैं, वो हम होलसेल में से अगर ख़रीदेंगे, या जो है वो आप कोई प्लास्टिक के ये डब्बे शब्बे और ये चीज़ें आपको होलसेल में बहुत दिखने को मिलती हैं, तो अगर आप ये चीज़ें होलसेल से लेते हैं आपको काफ़ी सस्ती मिलती हैं। जब आप वो जाके किसी प्रॉपर शॉप से लेंगे, रिटेल ट्रेडर से लेंगे, तो आपको थोड़ी सी महंगी पड़ती हैं। फॉरेन ट्रेड्स हमें पता है जो मुल्क से बाहर होती हैं वो आपकी होती हैं फॉरेन ट्रेड्स, जिसमें आती है इंपोर्ट ट्रेड एंड एक्सपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड कौन सी होती है जी, जिसमें हम चीज़ें जो है वो लेते हैं, ख़रीदते हैं दूसरी कंट्री से। एक्सपोर्ट क्या हो गई है कि हमने बाहर भेज दिए हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर जो है वो कोई एक्सपर्ट चीज़ है हमारे पास, एक्सपर्ट एग्जांपल चीज़ है, तो वो हमने बाहर भेज दी है, एक्सपोर्ट्स है, याद रहेगा आपको जी। एड्स टू ट्रेड, क्या तरीके हैं हमारे पास ट्रेड्स करने के लिए। बैंकिंग, अब उसमें क्या क्या आ जाता है, बैंकिंग है ऑफ कोर्स। हमें बैंकिंग की ट्रेड के लिए जब हमें मनी ट्रांजैक्शंस करनी है, जब हमें पैसों का हिसाब किताब करना है, तो बैंकिंग की बहुत ज़रूरत है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोर्स हमें चाहिए ही चाहिए। गाड़ियाँ, आमदोरफ्त, आने जाने के तौर तरीके के, मतलब कितनी गाड़ियाँ होनी चाहिए, बिज़नेस में क्या होना चाहिए, ये चीज़ें आ जाती हैं। इंश्योरेंस आ जाती है हमारे पास कि आपको अपने बिज़नेस की इंश्योरेंस तो करानी ही करानी है, कि आपका जो है वो ज़ाहिर है रिस्क फ्री हो जाएगा, आप क्या फ्री होके काम कर सकते हैं। वेयर हाउसिंग क्या होता है, ठीक है। वेयर हाउसिंग ये होती है कि अगर जैसे कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी में चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, तो कोई गोदाम वगैरह होना चाहिए जहाँ चीज़ें रखी जा सकें। एजेंट्स क्या हैं, फैक्ट्रीज़ में बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो एज अ बायर सेलर काम करते हैं, जो कि बेसिकली सिर्फ जो है वो अपना थोड़ा सा शेयर अर्न करते हैं और जो बिज़नेस में अपना हिस्सा डाल लेते हैं। मतलब ये कि अगर आपने जो है वो मैंने फैक्ट्री से जाके कुछ चीज़ें ख़रीदी और ला के अपने स्टोर वो वाले को बेच दी, तो मैं एक एजेंट बन गई और मैंने कमीशन ले लिया। फाइनेंस, किसी भी इंडस्ट्रीज़ को रन करने के लिए आपके पास फाइनेंशियल प्रोसीजर प्रॉपर होना चाहिए, फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए। एडवर्टाइजिंग तो आपको हर काम की आजकल करानी पड़ती है, चाहे आप पढ़ा रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको उस चीज़ को एडवर्टाइज़ करना ही करना है थ्रू टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियोज़। कम्युनिकेशन भी आपका अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे बिज़नेस वालों ने जो है वो सिर्फ जो मार्केटिंग के लिए लोग होते हैं वो अलहदा रखे होते हैं, ताकि अच्छे कम्युनिकेशन से अच्छा इफेक्ट पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कस्टमर्स आएँ। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस क्या है, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एंड फिजिकल रिसोर्सेज। लेबर यही हो गया कि जी अगर मैंने कोई फैक्ट्री खोली है तो मुझे लेबर चाहिए, मुझे मज़दूर चाहिए जो चीज़ों को बनाएं, जो प्रोड्यूस करें, ठीक है, अपना एफर्ट लगाएं। कैपिटल जो है वो मुझे हो गया, मेरी जो भी मशीनरी आ गई वो मेरी कैपिटल में आ गई, मेरी प्रॉपर्टी आ गई, ये चीज़ें हो गई। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप एक आदमी विद दैट यूनिक आइडिया, ही विल बी कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। मतलब ये कि अगर मेरे पास कोई आइडिया ही नहीं है, कोई कोई बिज़नेस प्लान ही नहीं है, कुछ माइंड में है ही नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज़ हैं ही नहीं, तो हाउ कैन आई बी अ बिज़नेस मैन, ठीक है।
एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको क्या 3 चीज़ें चाहिए? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि कहाँ मौका देख के पैसा लगाना है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, के मतलब मेरे पास अगर 1 लाख रुपया है तो मैं इसको कैसे यूटिलाइज़ करूँ। एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ बाय अज्यूमिंग द नेसेसरी रिस्क, जिसको रिस्क हैंडलिंग का फैक्टर आता होगा। ठीक है, ये आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। फिज़िकल रिसोर्सेज मतलब लैंड हो गया आपके पास, बिल्डिंग, व्हीकल, ये चीज़ें आपके फ़िज़िकल रिसोर्सेज में आ जाती हैं। इकोनॉमिक सिस्टम, अच्छा जी, इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली यही है कि आप अपनी चीज़ों को, अपने माल को किस तरह इस्तेमाल करते हैं और कहाँ कहाँ लगाते हैं, ये आपकी जो है वो पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में चीज़ आ जाती है। प्लान्ड इकोनॉमी क्या है? प्लान्ड इकोनॉमी वो होती है जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट जो चीज़ें डिसाइड करती है रिसोर्सेज को, के कैसे रिसोर्सेज जनरेट करने हैं, कहाँ पे एलोकेट करने हैं, ये आपकी हो जाती है प्लान्ड मार्केट। फ्री मार्केट इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे बायर और सेलर ही आपस में जो है वो कॉस्ट डिसाइड कर लेते हैं और डिमांड सप्लाई एक फ़्लो में चलती रहती हैं। डिमांड खुद ही सप्लाई बना लेती है, सप्लाई खुद ही डिमांड बना लेती है, दैट इज़ फ्री इकोनॉमी। इन्वायरमेंटल फोर्सेस एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं हमारे पास और इंटरनल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में तो बेसिकली हमें साफ पता है कि हमारे पास जो है वो किसी भी किस्म की अगर कोई आपके पास आ जाती है, आप देख लेंगे कंट्री में किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ जाता है, चाहे वो इन्वायरमेंटल हो या जो है वो आपके पास एक तरह से कोई पॉलिटिकल हो, किसी भी किस्म का हो, वो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इंटरनल फैक्टर्स वो होते हैं जो कि अगर आपके बिजनेस में कोई ट्रेडर है, अगर आपके वर्कर्स हर टाइम हड़ताल पे रहते हैं, आपके पास जो है वो रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है, आपके पास जो है वो कैपिटल ज़्यादा नहीं है, तो इस टाइप की चीज़ें आपको क्या कर सकती हैं, आपके बिज़नेस को तबाह कर सकती हैं। SWOT एनालिसिस क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ये लास्ट टॉपिक है जी। SWOT एनालिसिस जो है वो हमारे पास क्या होता है, जिसमें हम अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनी है तो उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं, ठीक है, ताकि हम उसको बेहतर तरीके से चला सकें। ठीक है, स्ट्रेंथ्स क्या हो गई हमारे पास, ये कि कौन सी उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं जो उसको स्ट्रॉन्गर साइड पे लेके जाती हैं, मतलब उसके पास मैन पावर ज़्यादा है, उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ब्रांड नेम है, रेपुटेशन अच्छी है, तो ये चीज़ें उसकी स्ट्रेंथ्स में आ जाती हैं। वीकनेस में अगर उसके पास मैन पावर अच्छी नहीं है, उसके पास लेबर अच्छा नहीं है, कैपिटल सफिशेंट नहीं है, ये चीज़ें उसकी वीकनेस बन जाएंगी। अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्या, अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास इस तरह होती हैं कि अगर हमें पता है कि फ़लाँ चीज़ के रेट गिर गए हैं और एकदम चढ़ने हैं और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की, तो वो चीज़ हमारी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ में आ जाती है कि अगर कोई बाहर से गवर्नमेंट रेगुलेशंस ऐसी आई हैं, कोई लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, कोई इकोनॉमी का कोई हेर फेर हुआ है, तो वो अपॉर्चुनिटी को उसने सेंस करना होता है। थ्रेट्स आपके पास बहुत तरह की हो सकती हैं, ऊपर हमने देख लिया, उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, कोई सैलाब, ज़लज़ला, कोई भी निगरानी आफात आ सकती हैं आप पर, और कोई पॉलिटिकल चेंजेस भी हो सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो है वो थ्रेट्स जो है वो आपके पास इंटरनल भी हो सकती हैं, उनको भी हमने देख लिया कि कोई भी स्ट्राइक्स वगैरह या इस टाइप की कोई चीज़। अच्छा जी, हम कवर कोशिश करेंगे कि हमें लेक्चर्स को जल्दी जल्दी कवर करें, क्योंकि काफ़ी लेंथी लेक्चर्स हैं, याद करने में, समझने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है इन्हें काफ़ी लोगों को। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सोशियोलॉजी का भी करूँगी और बाकी हम साइकोलॉजी और MCM के लेक्चर्स को इंशाल्लाह जल्दी ही कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।